नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह की तकरार दिखी, वो तो आगे आने वाले समय का अभी से संकेत दे रही है। संसद के सत्र शुरू होने से पहले प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ गया। बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो पीठासीन पदाधिकारियों का पैनल था, उससे अपने तीनों सांसदों के नाम वापस ले लिए। अभी आने वाले समय में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर भी विवाद होना तय है। लेकिन इस सब के बीच आज संसद में इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संसद भवन में दाखिल हुए। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी इसी तरह तमाम चुनावी रैलियों में संविधान की प्रति के साथ नजर आते थे और संविधान के खतरे में होने का आरोप लगाते थे। इंडिया गठबंधन को इस नैरेटिव का फायदा मिला और यही वजह है कि संसद का यह सत्र शुरू होने के बाद भी विपक्षी सांसद संविधान की कॉपी के साथ आज नजर आए। लेकिन विपक्ष के इस नैरेटिव के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोर्चा खुद संभाल लिया है। इमरजेंसी की बरसी से एक दिन पहले उन्होंने इमरजेंसी का हवाला देकर कांग्रेस को आईना दिखाया। इमरजेंसी यानी वो दौर जब संविधान को ताक पर रख दिया गया था। बीजेपी कल इमरजेंसी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है और इसी तरह संविधान को लेकर विपक्ष के हमले का जवाब देने जा रही है। तो आज की बहस संसद सत्र, संविधान और आपातकाल को लेकर, लेकिन पहले इस मुद्दे पर जिस तरीके से सियासी वार पलटवार हो रहा है, जरा वो देखिए। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। संविधान के लीरे लीरा उड़ा दिए गए थे। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने पकड़ा। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे, हम करेंगे। देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है, जिम्मेवार विपक्ष की आवश्यकता है। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते। संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी, उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। Ruling party appointed a pro-tem speaker, junior means 7th term. I am 8th term member of parliament. Normally I will be the pro-tem speaker. Unfortunately, the government is denied my opportunity, and yeah, we have decided to boycott. I met all the leaders. Just now I met DMK Parliamentary Party leader T.R. Baluji. Everybody agrees that pro-tem speaker has never been an issue in the history of Indian Parliament. प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी के दौर तो याद दिलाया, जो उन्होंने पिछले 3 टर्म में एटलीस्ट 3000 बार याद दिलाया होगा जनता को। पर जो एजुकेशन इमरजेंसी देश में लगी है, जहाँ पे एग्जाम रद्द हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, तो मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के मुद्दों पे बात करें। मैं उनको पूर्वार्ध में कल के दिन 25 जून 1975 की तरफ लेके जाऊंगा, जब उनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बेवजह आपातकाल लगाया था, संविधान को कुचल दिया था।
और आइए आपका परिचय कराते हैं खास मेहमान आज के शो में जो हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जेडीयू की तरफ से प्रवक्ता राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। सुधांशु जी, शुरुआत आपके साथ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सत्र शुरू होने से पहले जब मीडिया के सामने आते हैं तो वो खुद इस बात को रेखांकित करते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है। ऐसे में 18वीं लोकसभा की शुरुआत होती है सुधांशु जी, लेकिन सहमति बन नहीं पाती। पक्ष विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल आपको क्यों लगता है सर नहीं हो पाया? देखिए, संसद चलाना सबका दायित्व है। जो दल बड़ा है उसका दायित्व बड़ा है, जो सत्ताधारी दल है उसका दायित्व सबसे बड़ा है। तो मानी हुई बात है, अगर कोई दल अब बड़ा होकर आया है तो उसका दायित्व भी बड़ा होकर ही आया है और इसके लिए सभी की जिम्मेदारी है जनता के प्रति। अब समस्या क्या आती है कि अगर हम किसी विषय के ऊपर स्वस्थ बहस की बजाय हमारे मन में पूर्वाग्रह हो कि इस विषय पे बहस नहीं करनी है, तब समस्या होती है, जो पूर्व के समय में कई बार पिछली लोकसभा में हुआ। मेरा मानना है कि अब उस विषय को छोड़ देना चाहिए और अब चूंकि विपक्ष की संख्या बढ़कर आई है तो दायित्व भी बढ़कर आया है, तो उन्हें आकर इस विषय के ऊपर जो भी हो स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप अपना जो विचार हो रखना चाहिए। तो वही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि संसद के सत्र के दौरान नहीं, तो मतलब आपने पूरी जिम्मेदारी विपक्ष पर डाल दी। आप ये कह रहे हैं कि साहब पक्ष विपक्ष के बीच बेहतर तालमेल इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि विपक्ष जो है उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसके नंबर बढ़े हैं तो उसको बड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, ये कह रहे हैं आप? मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो कोई ऐसा दृश्य बता दें जब हमारे लोगों ने टेबल के ऊपर चढ़ के नृत्य किया हो, किताबें फेंकी हो और राज्यसभा में माइक्रोफोन उखाड़ के फेंक के मारे हों और सभापति को कहना पड़ा हो कि मेरे ऊपर हिंसक हमला किया गया। और ये करने वाले छोटे मोटे लोग नहीं थे, टीएमसी के संसदीय दल के नेता थे, आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। आज के मौके पर आज ही, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है, आज के मौके पर आज ही की बात करते हैं, इतना पीछे नहीं जाते हैं। मैं सुप्रिया जी के पास आ रही हूं, मैं वही तो कह रहा हूं। सुप्रिया जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं, 18वीं लोकसभा का शुभारंभ का मौका था। आज तो सिर्फ जो नए चुनकर आए सांसद हैं उनको एक तरीके से शपथ ही लेनी थी, लेकिन इसका आगाज भी विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन के साथ करना जरूरी क्यों समझा? आप सबको मेरा नमस्कार। बिल्कुल भी विरोध प्रदर्शन के साथ करना नहीं समझा। इस देश के सबसे पवित्र ग्रंथ, इस सबसे पवित्र किताब संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को आज का दिन साक्षी मानकर अगर हम सदन में अंदर जा रहे हैं, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? क्या अद्भुत नजारा था, मुझे तो अद्भुत लगा और मुझे लगता है बीजेपी को भी ये करना चाहिए। ये वो संविधान है जो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमें हमारे इस देश के आजादी के मतवालों ने दिया। बड़ी शहादतें हुई इसके लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई। ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाकर इस देश से अलविदा कहा गया और तब ये इतना अद्भुत हमें संविधान मिला। मुझे तो लगता है कितना अद्भुत नजारा था ये। एक के बाद एक सांसद, एक के बाद एक पार्टी संविधान को हाथ में लेकर चल रही थी। इससे अच्छा और क्या हो सकता था? और मैं शुक्रगुजार हूं अपने नेता राहुल गांधी की, जिन्होंने संविधान की वो प्रति जो चुनाव प्रचार में उठाई थी उसको हर हाथ, हर घर, हर भारतीय के यहां पहुंचा दिया। मुझे लगता है, मुझे बड़ा फक्र है इस बात का कि आज संविधान हर जगह दिख रहा था, हर ओर दिख रहा था। ये देश इसी संविधान से चलेगा। ये मैसेज विपक्ष, ये मैसेज सत्ता पक्ष मिलकर देना चाहिए। इसमें किसको क्या आपत्ति हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है मोदी जी लंबा बोले अंदर जाने से पहले, और जैसा कि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जनता ने हेकड़ी निकाली है, शायद थोड़ा सा अहंकार कम होगा, थोड़ी विनम्रता आएगी, वो नहीं होगा। लेकिन आज इस देश में एक शिक्षा की इमरजेंसी आई हुई है। और रोमाना जी, मैं 25 सेकंड में सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं जी। ये वो देश है जिसकी शिक्षा का लोहा बड़े बड़े विश्व के देश मानते हैं। ये वो देश है जिसने कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली को एक नहीं 50 टेक टाइटल्स दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट का हेड से लेकर गूगल का हेड, वोडाफोन का हेड से लेकर कितने हेड दिए इस दुनिया को। तो शिक्षा के बल पर हमने ये सब किया और आज इस देश में शिक्षा का जो माहौल बन गया है, पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाओं पे परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। मुझे लगता है ये बहुत गहन मुद्दे हैं। मुझे दुख हुआ ये देखकर कि जब धर्मेंद्र प्रधान जी शपथ लेने जा रहे थे
तो लोग नीट कह रहे थे। सोचिए, नीट का साया हमें सदन में दिखा, लेकिन दिखना जरूरी है क्योंकि सदन में लोगों की बात होनी चाहिए। तो अच्छा, वो आपने बता दिया कि कैसे जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर नीट के नारे गूंजे। अमित शाह जब शपथ लेने जा रहे थे तब वहां पर बाकायदा संविधान की प्रतियां दिखाई गई, है ना। अच्छा, पीठासीन पदाधिकारियों का जो पैनल था उसमें से विपक्ष ने जो उसके सांसदों के नाम थे वो वापस ले लिए। ये वो तमाम मुद्दे मैं गिना रही हूँ जिनसे एक तस्वीर उभरी कि साहब एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। आपने जो बात कही उसी का जवाब जरा जल्दी से सुधांशु जी से लेते हुए कि सर ये शिक्षा की इमरजेंसी जिसका जिक्र अभी सुप्रिया जी ने की, और साथ ही साथ मैं मारी और साथ ही ये संविधान की प्रतियां जो विपक्ष की तरफ से दिखाई गई उसी के काट के तौर पर क्या इमरजेंसी और 50 साल का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? गलत रख रही हैं आप, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। ये क्या तरीका है डिबेट करने का? सुधांशु जी बोलिए, बोल लीजिए। इस तरह से थोड़ी डिबेट होता है। मैं बोल रही थी और आपने देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ धर्मेंद्र प्रधान जी पर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, धर्मेंद्र प्रधान जी के उठने पर अगर नीट सुनाई दिया तो ये अच्छी बात थी। ये देश के लोगों का मुद्दा है। अगर संविधान की प्रति अमित शाह जी को दिखाई गई तो उनको याद रहना चाहिए कि इस संविधान के इतर उतर दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। इसमें क्या गलत है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी वो सिर्फ शपथ लेने के लिए आ रहे थे और अभी सदन में हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर स्वस्थ संवाद और बहस होगा और तब चर्चा में अगर ये तमाम मुद्दे आते और आज जो शुभारंभ हो रहा था शपथ वाला वो सुचारू रूप से चल जाता तो एक अच्छी तस्वीर और एक मिसाल पेश होती। खैर, आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ, अब सुप्रिया जी ने जो बात कही यही मैं कहना चाहता हूँ। आज गजब नजारा था। गजब की बात कर दी आपने। अरे भाई, अब आप बोलने दीजिए, आपको तो ठीक है। सुप्रिया जी अब सुधांशु जी को सुन लेते हैं प्लीज। आइए सुधांशु जी। अरे हाँ, अब मैं जवाब दे लूं। नहीं रोमाना जी, हाँ मैं बता रहा हूं सुप्रिया जी, संविधान की तस्वीर उन लोग आपको अच्छी नहीं दिख रही। अरे भाई, अब आप बोल चुकी है, मैंने तो आपको अपने टर्न में भी बोलने दिया, आप कम से कम अब हमें बोलने का मौका दीजिए। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा कि आज की तस्वीर बहुत अलग नजर आ रही थी। बिल्कुल, ये बहुत अलग तस्वीर नजर आ रही थी। वो लोग हाथ में संविधान लेके खड़े थे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी। इसी 25 जून को इस देश में वो स्थिति बनी थी कि सारा विपक्ष जेल में था, वो तो छोड़िए, नागरिकों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आकर आपको जेल में डाल देगी और आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। यही संविधान उन लोगों के हाथ में जब दिखता है तो ये बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। और इतना ही नहीं था, अगर कोई बस स्टैंड पे खड़े होकर भी कह दे कि इंदिरा गांधी की सरकार बदलनी है तो DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत उसको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। यह वो सरकार थी जिसने वो स्थिति उत्पन्न की थी जिसमें कोर्ट की प्रोसीडिंग में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि अगर जज ने यह कहा कि आप क्या कह रहे हैं कि सरकार किसी को गिरफ्तार कर लेगी तो हम देखते रहेंगे, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा मिलॉर्ड, अगर सरकार किसी को, अगर पुलिस गोली भी मार देगी तो आप देखते रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये उन लोगों के हाथ में संविधान है जिनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये देवकांत बरुआ का नारा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिसके लिए आज तक माफी नहीं मांगे। और मैं युवा पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, 42वां संविधान संशोधन जानते क्या था? 40 आर्टिकल बदले गए थे, 40, 14 आर्टिकल नए जोड़ दिए गए थे, 2 चैप्टर नए जोड़ दिए गए थे। और संविधान की उद्देशिका, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, वो बदल दिया गया था। उनके हाथ में जब संविधान दिखता है तो बहुत दुखद लगता है। और लेटेस्ट गवर्नमेंट में देख लीजिए, संविधान के अनुसार इस देश की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई थी? वो संविधान का माहौल नहीं था क्या? ठीक है, जिसको सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था। वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की फोटोएं बड़ी बड़ी लगती थी, विदेशी मेहमानों से वो मिलते थे बड़े बड़े। ठीक है, अरे आप तो बोल चुकी है, अभी तो मैं बोल रहा था। अरे भाई सुनने तो लीजिए, अभी सुन तो लीजिए। अब मैं बताना चाहता हूं, आप बोल चुके हैं भाई, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाकर संविधान का माहौल किसने उड़ाया था? और संविधान, अरे सुनिए, राष्ट्र के नाम संदेश नहीं, आप इतनी देर से बोल रही थी, मैं शांति सुन रहा था। और सुनिए, कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव, अरे चिल्लाई नहीं, मैंने तो आपको अपने बोलने दिया। अब अनकंफर्टेबल फैक्ट पे डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेट मी कंप्लीट माय सबमिशन। अरे सुनिए, कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव को जब एक सांसद आके चिन्ह यूं फाड़ के फेंक देता था, वो लोग आके संविधान के चिन्ह करने वाले लोग आकर जब संविधान की बात दिखाते हैं तो पंचतंत्र में जो कहानी है ना कि सगाल प्रवचन दे रहा है,
यानी उसे शब्दशः न लिया जाए कि सीआर प्रवचन दे रहा है ऐसा लगता है, वो देखकर याद आता है। इसलिए ऐसे लोगों के हाथ में जब संविधान की बात आती है तो इनके चेहरे के नकाब उभर के सामने आ जाते हैं। इनका अतीत 1975 का हो या 2014 का हो, सबके सामने। तो संविधान वाले मामले पर इमरजेंसी वाला आईना, आइए सुप्रिया जी। अब अन्यथा तो मेरी भी बात ना ली जाए, जब आपने सीआर शब्द का प्रयोग कर लिया है तो मैं भी पंचतंत्र की उस सीआर की याद दिलाना चाहती हूं, जो रंगी पुती एक छवि बनाई गई थी, बारिश हुई सारा रंग निकल गया। अब क्या हुआ है ये तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आपने सीआर बोला तो जस्ट रिटर्निंग द फेवर है, आप भी अन्यथा इसको मत लीजिएगा। रंगी पुती छवि, रंगा पुता जो रंग था वो बेरंग हो गया, छवि दुनिया के सामने निखर के आ गई। मैं भी पंचतंत्र की उसी सीआर की कहानी सुना रही हूं जिसकी आप सुना रहे थे। मेरा अपना मानना है, किस हक से आप बात करते हैं संविधान की, और मुझे तो अपने नेता पर फक्र है। राहुल जी ने डंके की चोट पर कहा इमरजेंसी गलत थी, लेकिन आज इस देश में क्या हो रहा है? आपने काले कानून बनाए कृषि के, 750 किसानों की शहादत हुई, किसान 1.25 साल बैठा रहा, आपने किसी से चर्चा नहीं की, आपने पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पास कराया जबरन। ये संविधान की आपने अवहेलना करी या सम्मान किया? मैं आपसे पूछती हूं, आपने सीए पास कराया बिना किसी से बात किए? आपने एक महिला सांसद को, आपके सांसद ने वैशाली की नगर वधू कहा, आपने षड्यंत्र रचकर 2 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कराया, एक को सस्पेंड कराया, भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन यू टर्न किया। आपने तो ऐसा संसद चलाया जहां पर माइक बंद कर दिए जाते थे, और 14 मिनट जब राहुल जी मणिपुर पर बोलते हैं तो 11 मिनट हमें ओम बिरला दिखाए जा रहे थे। आपने तो वो सदन चलाया जहां पर इतनी अभद्रता करी एक महिला ने कि बीजेपी वालों को खुद शर्म सिर से झुकाना पड़ा जब स्मृति ईरानी जी ने सोनिया जी के लिए कहा था, और उसका मजा उनको अमेठी की जनता ने सिखाया। आपने तो वो सरकार चलाई जहां पर लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त हत्यारे के पिता को आप गृह राज्य मंत्री बनाए रहे, देश की जनता ने उसको नकार दिया और उसको हरा दिया। आपने तो वो संसद चलाया जहां पर युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाने की बातें होती रही। 1 मिनट रोमाना जी, तो यहां पर सदन की कार्यवाही पर चर्चा होनी चाहिए, यहां पर संविधान की चर्चा होनी चाहिए। संविधान की तो वो धज्जियां आपने उड़ाई कि आप संविधान बदलने वाले थे, आपके लोग लगातार कह रहे थे, और जनता जागरूक हो गई और आपको गहरी शिकस्त दी। इतनी बड़ी निर्णायक नैतिक हार किसी और प्रधानमंत्री की होती तो पद न लेता। चलिए ठीक है, मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं, राजीव रंजन जी भी और आशुतोष शर्मा जी भी। ठीक है, वो जल्दी से जरा उनका भी एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद लीजिए 10 सेकंड लीजिए। बहुत अच्छी ली ये तस्वीर, मुझे ये तस्वीर आज बहुत अच्छी लगी। ये मेरे देश के संविधान की और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत है। नरेंद्र मोदी जी चुनाव के दौरान एक बड़े चैनल के इंटरव्यू में पूछ रहे थे कौन राहुल? अरे वही राहुल जिसने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म कर दिया था, जिसने इस देश की जनता को एकजुट करके खड़ा कर दिया, जिसने आपकी तानाशाही को समाप्त कर दिया। आज मोदी जी घूमकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम राहुल जी, बहुत अच्छी तस्वीर है। यही होना चाहिए सदन में, यही संस्कार है, यही संविधान है और यही लोकतंत्र की ताकत है। कौन राहुल जी से प्रणाम राहुल जी कहना पड़ा, अच्छी बात है। इतनी सहृदयता, इतना चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विनम्रता की गवाही सुप्रिया श्रीनेत खुद ही दे रही हैं आज नेशनल चैनल पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेती हूँ राजीव जी का। विनम्रता की नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि कौन राहुल कहने वाले लोग आज ये करना पड़ रहा है। शिष्टाचार और विनम्रता भी दिख रहा है, इससे शिष्टाचार और विनम्रता भी दिख रही है। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये है लेकिन कि ये जो आक्रामकता यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिखाई जा रही है, ये तो अभी 18वीं लोकसभा की महज शुरुआत ही है। आपको क्या लग रहा है सर, ये किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? राजीव सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जनादेश का मर्म कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, और संविधान का जो ये मसला है पूरे चुनाव में विमर्श में छाया रहा। लेकिन जनता ने एक प्रीपोल अलायंस, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, उसको अपना मैंडेट दिया है इस देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए। तो इसमें लोकतंत्र, संविधान, मुझे लगता है ये जो शब्द हैं, निसंदेह भारत की जो विरासत, भारत की जो परंपरा है, जो हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के जो उत्सर्ग और बलिदान की वजह से ये सब कुछ हासिल हुआ है, उस पर हर वक्त सियासत की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि संविधान से इतर शपथ ग्रहण समारोह कैसे होगा? संविधान आप लेकर जा रहे हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 99 के अंतर्गत
लोकसभा कक्ष में प्रत्येक सदस्य को स्थान ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है। मैंने इसलिए इसे दोहराया जी कि इस संवैधानिक कार्य के लिए संविधान की प्रति निसंदेह वो रख सकते हैं, ये अधिकार है उनका, लेकिन इसके जरिए कोई अगर वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। और एक छोटा सा ऐतिहासिक तथ्य, चूंकि मोदी जी ने काफ़ी उस पर प्रकाश डाला है, लेकिन ये इमरजेंसी कभी भी ये जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इमरजेंसी किस वजह से हुई। ये भी देश को पता है कि 12 जून को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट में राजनारायण जी के द्वारा दायर याचिका पर इंदिरा जी को कदाचार का दोषी माना और उन्हें किसी भी निर्वाचित पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य करार दिया। उसके बाद उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी लागू करने का फैसला किया। तो देखिए ये सवाल है, अब इस पर कई बातें होंगी, कौन किस अलायंस में रहा, कहाँ रहा, लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है। मुझे ऐसा लगता है जो चुनी हुई सरकारों को गिराने का सवाल हो, जुडिशरी में पहला जो मैं कह सकता हूँ ये कहेंगी प्रयोग, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जुडिशरी के पर कतरने की कोशिश थी जो जस्टिस एन रॉय को 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सीजेआई बनाया। ठीक है सर। अब सवाल ये है कि आप आज देश बदल रहा है और ऐसे में चिंता आपको करनी चाहिए। हाँ। लेकिन ये मुद्दा चुनाव में जनता ने आपका भी सुना और एनडीए ने जो जवाब दिया उसको भी सुना और उसके बाद ये फैसला आया है। तो अब रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस समेत इंडिया सबको आना चाहिए, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। सही। ट्रेजरी बेंच की जवाबदेही भी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं कि हम मिलकर। सर आपने बहुत डिटेल में पूरी जानकारी दे दी। मुझे लगता है जरा सा आशुतोष जी को भी ले आते हैं इस डिबेट के अंदर। अब आशुतोष जी, तो मतलब ये तो अब इमरजेंसी वाला गुगली तो नहीं हो गई सर ये विपक्ष के लिए? और कहाँ तो इसमें कटघरे में सिर्फ कांग्रेस को ही खड़ा किया जाना था, लेकिन अब क्योंकि आप लोग भी कांग्रेस के साथ हैं, इंडिया गठबंधन में साथी हैं आप लोग, और आप सब लोग लपेटे में आएंगे। अब इमरजेंसी वाले वार से एक साथ सब पर निशाना साधा जाएगा। आशुतोष जी कैसे बचेंगे इससे? धन्यवाद रुमाना जी। देखिए पहले तो इस बात को समझना चाहिए कि इमरजेंसी लागू करने का व्यक्ति वो नहीं होता है, वो विचारधारा थी। और कभी भी समाजवादी पार्टी इमरजेंसी लगाने वाली विचारधारा के साथ नहीं खड़ी और खुद कांग्रेस ने उसको जस्टिफाई नहीं किया, उस पर उन्होंने कहा कि वो गलत था। तो आज जो अघोषित इमरजेंसी इस देश में पिछले 10 सालों से चल रही थी, उस अघोषित इमरजेंसी का जो असली न्यायदेह है वो जनता ने दिया है। जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जो मोदी की गारंटी कर रहे थे, उनके साथ गारंटी छूट गई है क्योंकि जनता जान गई है गारंटी क्या है। आज पहले ही दिन जो तरीका होता है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके होते हैं, उसमें सीनियर मोस्ट आदमी की तरीके से, सीनियर मोस्ट पार्लियामेंटेरियन के तरीके से के सुरेश जी को प्रोटेम स्पीकर बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये पहले भी नहीं मानते थे। और जिन जिन लोगों ने उंगली उठाई उनको जनता ने क्या हिसाब दिया है वो तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। चाहे पीएमओ के प्रधान सचिव के पुत्र को हराया हो या जिस मंच पे अयोध्या पे लेके राम मंदिर पे लड़ रहे थे और खोखले वादे कर रहे थे, अयोध्या से हराया। आज वो सामने बैठे हुए हैं। जो व्यक्ति संगोल को नमस्कार कर रहा था आज वो विपक्ष को नमस्कार कर रहा है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत, ये है हमारे संविधान की ताकत। और बहुत बड़ी बात है कि आपने जिसको भी रखा, ये आपके ऊपर लीडर के ऊपर होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर होता है कि भाई किसको चुने। ठीक है, उन्होंने भर्तृहरि महताब जी को चुना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर के सुरेश जी को चुनते, जो 8 बार के सांसद हैं, क्योंकि ये कहीं रूल में नहीं लिखा है कि कॉन्जिक्यूटिव देश पार्लियामेंट्री में होना चाहिए, जो सबसे लॉन्ग सर्विंग होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक पार्लियामेंट्री रहा है उसको होने चाहिए। अच्छा चलिए मान लीजिए आप कांग्रेस को नहीं करते हैं, तो भाई आपके वहां और भी तो थे। आपके वहां तो रमेश चंदप्पा वो जो 7 बार रहे हैं, लेकिन शायद वो अनुसूचित जाति के थे और आपकी पार्लियामेंटेरियन भाषा में वो पसंद नहीं आता है। आपको पसंद ही नहीं आता है कि कोई छोटी जाति का व्यक्ति आगे आके आपके सामने बैठे। तो ये बड़ी परेशानी है भारतीय जनता पार्टी की मूल भावनाओं में। और आज घोषित जो इमरजेंसी चल रही है उसका हिसाब देने के लिए समाजवादी पार्टी
अपने सबसे बड़े सांसदों के साथ में पूरा पार्लियामेंटेरियन लाल लाल कर रहा है। ठीक है, मैं वही लाल जिस लाल से भाजपा वाले बहुत परेशान थे, आज उन्हीं लाल के साथ लाल बैठे हुए हैं और नमस्कार कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ठीक है सुधांशु जी, आइए जवाब दीजिए। संवैधानिक परंपराओं को मानना नहीं आप लोगों को, प्रोटेम स्पीकर को लेकर सहमति बनाई जा सकती थी बड़ी आसानी से, लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव वाला जबरदस्ती का आप लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। वरना तो के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, उनको बना देते। अब 2014 में भी तो कमलनाथ जी को बनाया था। और ये जो इमरजेंसी वाला वार है सर, ये इसलिए आप लोगों का कुंद हो जाएगा, विपक्ष ये कह रहा है, क्योंकि 10 साल से अघोषित वही काम आप लोग कर रहे हैं। जवाब दीजिए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। आशुतोष जी ने जो बात बोली अभी प्रोटेम स्पीकर में, जब एक तो इन्होंने साफ यह कह दिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, परंपरा सक्सेसिव वाली है। सही। अगर आप ये कहेंगे कि बीच में गैप के बाद, तो बहुत मैं याद 2004 में पूछना चाहता हूं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी, पहली वाली यूपीए 1, तो अगर सक्सेसिव वाला हटा दिया जाए तो सबसे लंबे समय से कौन था सांसद? जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी बनाया था क्या प्रोटेम स्पीकर? तब आपने कहा नहीं, सक्सेसिव जिसके होंगे, तो बाबा साहब विखे पाटिल को बनाया था। अब चूंकि आपको हर विषय को लेकर वितंडावाद करना है, इसलिए आप कह रहे हैं सक्सेसिव नहीं। चलिए, आपने कहा सुरेश कुडिकुनल जी के प्रति आपके मन में बहुत भाव विभोर हो रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वो नेता सदन बनेंगे, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, या वो केरल के आगामी चुनाव में कांग्रेस के या इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे? नहीं बनेंगे। अभी आज अवधेश पासी जी को लेके चल रहे थे, पूछिए कि मतलब समाजवादी पार्टी के अवधेश पासी जी को अपना नेता संसदीय दल बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसलिए जो ये कह रहे हैं, दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। और जो बात आपने कही इमरजेंसी के दौरान और आज के समय, बताइए, एक दौर था जब आप सिर्फ ये कहते कि इंदिरा गांधी की सरकार हटानी है और जेल और कोई सुनवाई नहीं। आज दौर है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, इस हिटलर की मौत, फलाने की मौत, बोटी बोटी काट डालूंगा। और उसके बाद जलवाए जलाल से सहारनपुर में सांसद हैं जो पहले सपा के थे, इमरान मसूद, बोटी बोटी काट डालो फ्लेम वाले, उनको राहुल गांधी जी बड़े श्रद्धा पूर्वक लेके कांग्रेस में आए और सांसद बना दिया। और उसके बाद तुलना करते हैं। महोदय आशुतोष जी, इतनी सिंपल बात नहीं है। इमरजेंसी क्यों लगी थी? इंदिरा जी भारत के इतिहास की इकलौती प्रधानमंत्री हैं जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था। अवैध घोषित करने के बाद उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई और रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से सारे के सारे कानून बदल दिए। और दोबारा सत्ता में कैसे आई, मैं देश को याद दिला देना चाहता हूं। उनके लिए इंदिरा गांधी की रिहाई के लिए प्लेन हाईजैक किया गया, पटना से दिल्ली आने वाला प्लेन। यह जनवरी 1979 की बात है, दिसंबर 1978 की बात है। और उन दोनों हाईजैकर्स ने यह मांग की कि इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया जाए उसके बाद। और जब 80 में सत्ता में आई तो दोनों सांसद और विधायक बने। देश में पहली बार इन्होंने व्यवस्था यह बनाई और आकर आज कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना, सुप्रिया जी ने एनएसी का जवाब दिया ना। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, सोनिया जी को इस्तीफा देना पड़ा था यूपीए 1 में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। वो एनएसी की चेयरमैन भी थी और सांसद भी थी। याद करिए, इस्तीफा देना पड़ा था। पहले जय बच्चन को हटाया था, फिर उनको इस्तीफा देकर रिइलेक्ट होकर आना पड़ा। संविधान का मजाक शुरू से लेके और 2014 तक लगातार मैंने कम से कम 5-6 उदाहरण बताए हैं। और मेरा पूरा विचार है, इनके पास किसी उदाहरण का कोई टेक्निकल जवाब नहीं होगा। अभी इधर उधर की बातें की जाए। तो सुप्रिया जी, मतलब चुनाव तो खत्म हो गया, अब जब संविधान पर बात होगी तो फिर बीजेपी तैयार है संविधान के मुद्दे पर ही पलटवार करने के लिए। और एक के बाद एक वो अलग अलग आपको इवेंट्स याद दिला रहे हैं, उसके जरिए वो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और कल तो 25 जून है, वो बाकायदा इमरजेंसी की बरसी पर देश भर में कार्यक्रम करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो क्या लग रहा है, कहीं ये संविधान वाला मुद्दा उल्टे कांग्रेस के गले की हड्डी तो नहीं बनने वाला है? इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता है। इमरजेंसी वाला मुद्दा, संविधान इस देश का सबसे इमरजेंसी वाला मुद्दा, वो ग्रंथ है। एक मिनट बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए। आप बोल चुकी हैं, अब मैं बोलूं? जी, थैंक यू। इस देश का संविधान कभी किसी के गले की हड्डी नहीं बन सकता, जैसा कि आपने कहा। इस देश का संविधान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, इस देश की आत्मा है, और उसी संविधान से यह देश चलेगा। यह बहुत बड़ा मैसेज 400 पार करने वाले लोगों को जनता ने 240 पर रोककर दे दिया है। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी माइनॉरिटी में है, घटक दलों पर निर्भर है। घटक दल जिनको बैसाखी भी कहा जा रहा है और वो बवाल मचा रहे हैं। यहां पर जदयू के प्रवक्ता बैठे हैं, पूछ लीजिए अग्निवीर हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए।
जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? टीडीपी वाले बैठे रहते, पूछते उनसे पेगासस पर जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आरक्षण आप कोटा देंगे 4% मुसलमानों को कि नहीं देंगे? ये सारी बातें बहुत विरोधाभास है। अरे सिर्फ फुटअव्वल पूर्वांचल से पश्चिम में मचा हुआ है यूपी में। वसुंधरा राजे कह रही है उंगली काट रहे हैं सीनियर लीडर्स की, जिनको उंगली पकड़ के चलाना सिखाया था। शिवराज सिंह जी का बेटा कह रहा है मेरे पापा असल में नेता हैं, दिल्ली उनके आगे झुकता है। मेरा मुंह मत खुलवाइए अपनी अंतरकलह पे, वो आपकी अंतरकलह। यहां पर कहा गया बीजेपी तैयार है, बीजेपी हर चीज के लिए तैयार है सिवाय सुशासन करने के लिए। नीट का पेपर लीक होता है, धांधली होती है, बीजेपी कुछ नहीं कर पाई अभी तक, अनिश्चितता बनी हुई है। उसके बाद नेट का पेपर लीक हो गया, सीएसआईआर का पेपर स्थगित कर दिया गया, नीट पीजी 12 घंटे पहले स्थगित हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेलवे तबाह कर दिया है इंडियन रेलवे को। बालासोर का कांड हुआ था 1 साल बाद, इसी महीने जून में फिर से कांड हो जाता है जलपाईगुड़ी में। क्या कर रहे हैं पता नहीं, रील बनाने में मस्त है रेल मंत्री। आते हैं अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। क्या कर रहे हैं अमित शाह भाई? धूल झोंकने के लिए मणिपुर पर मीटिंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को कब भेजेंगे मणिपुर? 1 साल हो गया है। अमित शाह जी बड़ी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। जम्मू में आतंकी हमले हो रहे हैं भाई, पहले तो कश्मीर में होते थे। श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला हो रहा है, आतंकी मुठभेड़ में हमारे शहीद सैनिक हो रहे हैं। ठीक है, आगे की बात तो सुधांशु जी, ये विपक्ष के हाथ में संविधान है, लेकिन एक के बाद एक ये मुद्दे जो यहाँ पर सुप्रिया श्रीनेत गिना रही हैं, विपक्ष लोगों का ध्यान इन ओर खींचना चाहता है। तो फिर इमरजेंसी वाले जवाब से क्या सारे जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दे दिए जाएंगे? सुधांशु जी, मौका ही नहीं दे रहे। जैसी अपेक्षा थी सुप्रिया जी के पास संविधान से जुड़े किसी भी मुद्दे के, हो सकता है बाकियों की तरह कर जाती है। अरे भाई अब काफी हो गया भाई। आइए सुधांशु जी जवाब। अच्छा सुनिए, अब देखिए जैसा अपेक्षित था तो सुप्रिया जी ने संविधान वाले विषय पे कोई जवाब नहीं था, तो विषय होकर कार्यकारी पे आ गए। मैंने सिर्फ इमरजेंसी का मुद्दा नहीं उठाया, मैंने तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी उसका मुद्दा उठाया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सोनिया जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यूज किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस्तीफा देना पड़ा, मैंने उसका मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने जिस ढंग से कैबिनेट का प्रस्ताव फाड़ा उसका मैंने मुद्दा उठाया। तो मैंने तो इमरजेंसी से लेकर आज तक बहुत सारी बातें गिनाई हैं, ऐसी बात नहीं है कि हवा में, परंतु मुझे पता था कि इनके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि संविधान को तार तार करना सदैव इनका काम रहा है। और आज मैं कहना चाहता हूं, अब तो चुनाव समाप्त हो गए, अब तो कम से कम जहां सत्ता में वहां करके दिखाइए ना। आपने कहा था 5 तारीख के बाद 8,500 रुपया महीना खटाखट देंगे, दीजिए ना, कौन रोक रहा है? चलो राज्य में सरकारें हैं, 8,500 नहीं 6,000 रुपए देना शुरू कर दो। चलो आप कहेंगे पैसे की कमी है राज्य सरकारों में, इसका मतलब पहले तो स्पष्ट हो जाता है कि आपने हवा में बोला था। चलिए, जिन चीजों में पैसे की जरूरत नहीं है, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान बहुत कहा था बिहार को लेकर, देखो भैया मैंने कह दिया था नीतीश कुमार से कि जातिगत जनगणना तो करानी पड़ेगी, जो जातिगत सर्वे था वास्तविकता में। अब मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में क्यों नहीं सर्वे करवा रहे हो भाई? क्यों नहीं तेलंगाना में सर्वे करवा रहे हैं? क्यों नहीं पंजाब में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं दिल्ली में सर्वे हो रहा है? क्यों नहीं बंगाल में सर्वे हो रहा है? और कर्नाटक में तो सर्वे हुआ रखा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? इससे साफ हो जाता है ये कुछ करते भी नहीं थे, किया भी नहीं था, कर भी नहीं रहे, करेंगे भी नहीं, संविधान के नाम पे धोखा दे रहे हैं। और इसलिए संविधान का यूज करने वालों का, और एक बात मैं कह दूं, सर्वोच्च न्यायालय और डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि संविधान की उद्देशिका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की आत्मा है जिसे नहीं बदला जाएगा। पर संविधान की आत्मा इमरजेंसी में बदली गई थी। तो जिन्होंने संविधान की आत्मा कुचल दी थी, सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था, संविधान की आत्मा बदली गई थी, वो आके संविधान की दुहाई देते हैं। नहीं तो फिर सुप्रिया जी ये क्यों ना पूछा जाए कि संविधान बचाने की लड़ाई नहीं, आप लोग अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए संविधान की आड़ ले रहे हैं। मैं बस ये आशा करूंगी कि आप ना मुझे बीच में काटेंगी और ना मेरा सेंटेंस खत्म होने से पहले चली जाएंगी। अगर जाना है तो फिर रहने दीजिए, आप बाकी लोगों के साथ डिबेट कर लीजिए, मैं बोल ही चुकी हूं काफी, क्योंकि बार बार मुझे बीच में काट के आप चली जाती हैं। आशा करती हूं ऐसा नहीं करेंगी। यहां पर इन्होंने कहा हमने क्या नहीं किया। हमने परसों तेलंगाना में 2 लाख रुपए हर किसान का माफ किया है कर्जा। आप झुंझुना क्यों नहीं बजाते रहते हैं? क्यों नहीं करते किसानों का कर्जा माफ? 16 लाख करोड़ आपने पूंजीपतियों का माफ किया है। सब कुछ हम कर दें, सरकार में झुंझुना बजाने बैठे हैं क्या? ताली थाली बजाने के लिए बैठे हैं क्या? अरे 500 रुपए का सिलेंडर आपको नाक रगड़ के देना पड़ा राजस्थान में, क्योंकि हम दे रहे थे। सारे देश में क्यों नहीं देते 500 का सिलेंडर? इतनी सारी राज्य सरकारें क्यों नहीं देते 500 का सिलेंडर? हर बात में बस बतकैया छाटनी है, बाकी कोई काम से मतलब नहीं है। हम तो कर्नाटक में लोगों को खटाखट उनके सीधे अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं।
हम महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त कर रहे हैं तेलंगाना में, हमने हिमाचल में ओपीएस लागू करने की बात थी वो किया, हम तो हर चीज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? दुनिया और देश ये जानना चाहता है। आप सिर्फ बतकैया छाटते हैं। और मुझे यहां पर एक बात बोलते हुए थोड़ा सा खेद होता है। मुझे लगा था कि इतने बड़े चुनाव के बाद जहां पर प्रधानमंत्री म से मटन, म से मुसलमान, म से मुर्गा, म से मछली, म से बोलते थे मुजरा, म से मंगलसूत्र, प्रधानमंत्री को म से मणिपुर याद नहीं आ रहा है, म से महंगाई नहीं बोल पा रहे हैं मोदी जी, एक शब्द महंगाई का मुंह पे नाम नहीं आता है। अरे उनके चेहरे की आबरू चली गई है, आप भी थोड़ी अपनी आबरू को कम करिए और थोड़ी सहनशीलता से बात करिए। असलियत यह है, देश की जनता ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, आप ना उसको पढ़ें, ये हमारे लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि इसी अभिमान का अंत देश की जनता ने 56 इंच का जो गुब्बारा था उसकी हवा निकाल के फुस पटाखा बना दी गुब्बारा। अब आप ना करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अहंकार का अंत तो जनता ही करती है, हम और आप थोड़ी करेंगे। ठीक है, मैं सुधांशु जी जरा एक एक रिएक्शन राजीव जी और आशुतोष जी से ले लूं, उसके बाद दोबारा आप दोनों के पास आऊंगी। राजीव जी, ये जो जनादेश जिसका जिक्र यहाँ पर सुप्रिया जी कर रही है, इससे पहले इसका जिक्र आपने भी किया था, ये जनादेश सर कौन नहीं समझ पा रहा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष? आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय लोकतंत्र के लिए ये एक बड़ा अवसर है जब किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार को तीसरी बार जनता की सेवा करने का आशीर्वाद मिला है। और इसे सीटों की संख्या की दृष्टि से कांग्रेस को कहने का वो अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन 292 और एक प्रीपोल अलायंस को ये मैंडेट है। आप फिर कैसे जोड़ तोड़ बैसाखी जैसे शब्द, आप इसका मतलब है कि आपके अलायंस में जो साथी हैं उनको भी आप बैसाखी मानती हैं। हाँ। ये अलायंस की पार्टीज को अगर आप लोगों ने मन बना लिया है कि बैसाखी द्विम दर्जे के दल, उनको एक जूनियर पार्टनर के तौर पर इस तरह से इस नजरिए को बदलिए। इस मैंडेट ने आपको भी काफी जिम्मेदार होने का संदेश दिया है। आशुतोष जी, आपकी संख्या बढ़ी है, आशुतोष जी समझ रहे हैं कि अब मैं उन्हीं के पास आऊंगी। इंडिया गठबंधन में आशुतोष जी सरकार का मतलब आपकी भूमिका भी वही बैसाखी वाली है क्या? और इस बात को तो स्वीकार करना चाहिए ना विपक्ष को, जिसको अंडरलाइन यहाँ पर राजीव सर कर रहे थे अभी कि साहब ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लगातार तीसरी बार सरकार को मौका दिया है। दूसरी बार रिपीट हुआ ना, पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो बात आज पीएम ने भी कही कि मतलब जो सरकार की नीयत है, जो सरकार की नीति है, उस पर कहीं ना कहीं जनता ने मोहर लगाई एनडीए को वो जादुई आंकड़ा पार कराकर। लेकिन विपक्ष इसी में खुश है कि अपने दम पर बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। आशुतोष जी, ये कैसी खुशी है? मुझे लगता है रोमाना जी, अगर अभी भी आप समझ नहीं पा रही जनता का रुख क्या है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये दुख है कि मीडिया ये समझ नहीं पा रही है। इस देश ने बड़ा मैंडेट जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया। आप देखिए, जो दम भरते थे इस देश में से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने में, उसका स्थिति क्या है। और जो हमारे ऊपर तंज कसते थे कि भाई 5 लोग परिवार के जीत पाते हैं, चौथा जीत नहीं पाता, 3 इधर जीते हैं, 2 मुसलमान जीते हैं। भाई देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी ऐतिहासिक तौर से आपके सामने आई है। जो लाल रंग पे कटाक्ष करते थे वो लाल लोग को आज सलाम करके बैठे हुए हैं। हम जो राम के ऊपर नाम लेते थे वहां पे हरा किया है। माफी के साथ सर लखीमपुर पे आप छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, हम उसको हरा ये मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ सर, सही में मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये कैसा मैंडेट बीजेपी के खिलाफ दिया है इस देश की जनता ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि सत्ता फिर भी बीजेपी को ही सौंप दी है इस देश की जनता ने। मैं नहीं समझ पाई सर, समझा दीजिए, देश की जनता भी समझेगी सर। फिर भी सर विपक्ष को पूरा एकजुट होकर भी अकेले अपने दम पर बीजेपी को जितनी सीटें दी हैं 240, उतना पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को इस देश की जनता ने सीटें नहीं दी हैं। सर ये मैंडेट में नहीं समझ पा रही, सर आप ही समझाओ। समझिए इसको, जिस सरकार के 96 एमपी हार जाएं अगले चुनाव में, जिस सरकार के 96 सांसद हार जाएं और 20 मंत्री हार जाएं, अगर वो जीत का जश्न मना रहा हो तो भाई गजब है भाई, आप समझदार है। इस लोकतंत्र में समझदारी इसी को कहते हैं कि ना मानिए। जो प्रधानमंत्री 4 लाख 5 लाख 10 लाख से जीतने का दावा करते थे, वह मुश्किल 5वें 6ठे राउंड के बाद अपनी लीड बढ़ा पाए हैं और शायद हमारे ख्याल से बड़ी मुश्किल से जीत पात किया है। अगर ठीक से लड़ाई होते तो वो भी ना जीत पाते। जो गृह मंत्री जो थे वो बातें करते थे, जिन्होंने जिसको सांसदों को 146 लोगों को
हटा दिया था सांसद से, निलंबित कर दिया था, उसमें से 2/3 से ज्यादा जीत के आ गए। जिस राहुल गांधी की आपने सदस्यता छीन ली, वो 2-2 जगह से आपसे दुगनी मार्जिन से जीत के आ गए। जिस समाजवादी पार्टी को आप लगातार MY पार्टी जीत के बोलते थे, उसने दिखा दिया आपकी हैसियत क्या है। ठीक है, आप अभी भी अगर नहीं समझ सकती हैं तो खुश रहिए बैसाखी वाली सरकार पे। 5-6 महीने की बात है, ये सरकार चलने वाली सरकार जब कह रहे हैं तो फिर आप खुद को भी उसी बैसाखी की कतार में खड़ा कर रहे हैं अपने गठबंधन में। खैर कोई बात नहीं, अगर आपको अपने लिए भी बैसाखी शब्द अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, जो बात आपने कही है दम है उसमें। जवाब लेंगे सुधांशु जी से और जानते हैं सुधांशु जी से कि क्या सुधांशु जी फिर मतलब बीजेपी ने इस NDA सरकार के जरिए अपने लिए कांटों का ताज चुन लिया है क्या सर? ये कांटों का ताज है? देखिए, बहुत विचित्र तर्क है कि जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है 294, वो तो बैसाखियों वाली सरकार है, और 99 वाली पार्टी जो है वो बैसाखियों पे नहीं खड़ी है, वो तो आसमान में खड़ी हुई है। अद्भुत व्याख्या हो रही है जनादेश की। और हम यह भी बताना चाहते हैं कि इनमें से 232 जो सीटें थी, आप कह रहे हैं कि ये छुटक जाएंगे। आपका एक गठबंधन सहयोगी तो चला गया, आम आदमी पार्टी ने कह दिया कांग्रेस से गठबंधन खत्म, और अब कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के विरुद्ध दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। तो कम से कम आम आदमी पार्टी और उसकी जुड़ी हुई 13 सीटें तो हटा दीजिए ना, उसको तो माइनस कर दीजिए। और 75 जगहों पे आप एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं। 13 सीटें पंजाब की, 42 सीटें बंगाल की और 20 सीटें केरल की। इसमें 60 सीटें जीती एक दूसरे के खिलाफ। और अभी जब प्रियंका जी का वायनाड से लड़ने का बात हुई तो एनी राजा जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है, उन्होंने ऑफिशियली बोला कि हमसे कांग्रेस ने कोई कंसल्टेशन नहीं किया, मुस्लिम लीग से कंसल्टेशन किया। अरे भाई, इतने थे, 2 सीटें थी, एक सहयोगी दल को दे देते ना। वो तो परिवार के पास रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। अगर ईमानदारी है तो 232 में 60 सीटें घटानी चाहिए, तो इनकी केवल 172 सीटें आती हैं। वो ईमानदारी की बात है, और आज भी ईमानदारी थी, 2 सीटों में से एक सहयोगी दल को दे देते। ठीक है, आइए सुप्रिया जी। रोमाना जी, मैं 2 ही बातें कहना चाहती हूं। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि हम बैसाखी कहते हैं तो फिर क्या हम लोग भी बैसाखी है? नहीं, हम लोग घटक दलों को अपने समकक्ष मानते हैं, अपने से कमतर नहीं मानते हैं। हम सिंहासन पर बैठकर सबको नीचे नहीं बैठाते हैं। आज एनडी अलायंस की बात हो रही है। एनडी अलायंस चुनाव से पहले आखिरी मीटिंग कब हुई थी एनडी अलायंस की? वही एनडी अलायंस जिसके नाम पर आज कहा जा रहा है ये एनडी अलायंस की सरकार है। एनडी अलायंस की आखिरी मीटिंग कब हुई थी? हमारे लिए अखिलेश जी भी उतने माननीय हैं जितने राहुल जी हैं। हमारे लिए स्टालिन जी भी उतने माननीय हैं जितने लालू जी हैं। तो मेरा अपना मानना है कि बैसाखी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका तो डीएनए सवाल उठा दिया था, कहा गया था डीएनए खराब है आपका। अब आप फिर भी बेचारे उनके साथ लगे हुए हैं। मेरा एक और मानना है, ये जो बेवकूफी की बातें बीजेपी करती है कि लेफ्ट से पूछ लेते हैं। केरल में हम और लेफ्ट एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं और ये भारतीय राजनीति की डिमांड है, ये वहां की मांग है और हम लड़ेंगे और हम विपक्ष को और लोकतंत्र को और मजबूत बनाएंगे। आपसे मैंने सवाल पूछा था, जदयू ने अग्निवीर हटाने की और जातिगत जनगणना कराने की मांग की है, उस पर क्या कर रहे हैं? टीडीपी ने पेगासस की जांच कराने की और कोटा अपना आरक्षण लागू करने का प्रबल पुरजोर बोला है, हम करके दिखाएंगे। मोदी जी क्या कहेंगे? मुजरा कर रहे हैं वो लोग, यही शब्द का प्रयोग किया था ना। तो इसलिए बैसाखी कहा जा रहा है क्योंकि आपको कमतर माना जाता है, आपको नगण्य माना जाता था। शिरोमणि अकाली दल के गुजराल जी का मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा था 5 साल बीत गए, एक समन्वय बैठक ही नहीं हुई। अब क्योंकि नंबर कम हो गए हैं तो हाँ जी करना पड़ रहा है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू के सामने। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम सब बराबरी के लोग हैं, हम सब समकक्ष हैं, हम एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करते हैं और हम इस देश के संविधान से जुड़े हुए लोग हैं और उस पर बहुत ठीक है। जवाब लेती हूँ। आइए सुधांशु जी जवाब दीजिए। मतलब जरूरत के यार हैं आप लोग। नंबर इस बार अपने दम पर आया है, इसी वजह से सहयोगियों का सम्मान हो रहा है, वरना पिछले 10 साल में तो कभी देखा नहीं एनडीए में इतना सम्मान सहयोगियों के लिए। ये है लब्बो लुबाब जी। देखिए, मैं बता रहा हूं, इन्होंने कहा इनकी बैठक होती है, जबरदस्त बैठक होती है कि ममता बनर्जी आने से इनकार कर देती हैं। इन्होंने कहा माननीय अखिलेश जी, अरे इंडिया अलायंस में रहते हुए याद है, सिर्फ 6 महीने पुरानी तो बात है, मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश किसने बोला था? हमने बोला था क्या? अखिलेश जी ने कहा था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, ये गठबंधन में रहते हुए बोला है। और फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वो चिरकुट पार्टी है। अरे क्या बीच में चिल्ला
चिल्लाने लगी। डीएनए पर जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आया फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। आपने डीएनए सुप्रिया जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, फैक्ट फैक्ट होता है। और रही जातिगत जनगणना की बात, तो राहुल गांधी जो बड़ा ऐसे ऐसे करके कह रहे थे जातिगत सर्वे बिहार में कराया, जहां कांग्रेस की अपनी सरकार है, क्यों नहीं करवा रहे? और अभी आप फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर आ गई आप अपनी असलियत पे। सुप्रिया जी सुन लीजिए, आपने आराम से अपनी पूरी बात रखी, डीएनए वाली बात आपने कह दी, दर्शकों ने सुन ली। अब जवाब दे रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, और सुधांशु त्रिवेदी जो हैं वो अखिलेश वखिलेश जो अभी हाल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कहा गया था उसका वो जवाब दे रहे हैं। गलत बात कहेंगे तो हम बोलेंगे। नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, आपको भी उन्होंने सुना डीएनए वाली बात पर, अब आप भी जवाब सुन लीजिए। अरे इसका तो वीडियो अवेलेबल है, आइए सुधांशु जी, बात क्या है? ठीक है, चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी का वीडियो अवेलेबल है। दे जवाब जातिगत जनगणना पर, जय जवाब मुस्लिम आरक्षण पर, कहीं पर जवाब नहीं दे पाएंगे। ये असलियत है इन लोगों की। हाँ, मैं जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अरे सुनिए भाई, डिबेट बीच में जाने से पार्टी में नंबर बढ़ते होंगे, दर्शकों को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता और जेडीयू के नेता के पास चलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के साथ जरा उनको भी ले आइए स्क्रीन पर। मुझे लगता है आशुतोष जी बेहतर बता पाएंगे अखिलेश वखिलेश और कांग्रेस को लेकर, जो खुद अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था, आप ही याद दिला दीजिए अगर चाहें तो अपनी साथी को। आशुतोष जी, ऐसा होता रहता है ना? नहीं, देखिए रुमाना जी, वो तो जो हुआ और उनके साथ मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो खुद ही पता है। मुझे तो हैरानी इस बात की है जो इस देश के सर्वोच्च नेता में कहा था, जब अरुणाचल प्रदेश के जेडीयू के 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी तोड़ के चली गई थी और कहा था अरे भैया मर जाएंगे वापस नहीं जाएंगे, ये लोग बहुत झुट्टा आदमी है। उधर बोलते नीतीश बाबू खिड़की बंद है, अब कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद राजीव जी को लाना पड़ेगा डिबेट में, राजीव जी से जवाब लेना पड़ेगा। प्लीज आइए राजीव जी, देंगे या नहीं आप देंगे, राजीव सर आप देंगे, प्लीज आप आइए और जवाब दीजिए सर। डीएनए से लेकर और ये सारा जो आरोप आशुतोष जी ने लगाया, आइए। जेडीयू के सांसद बीजेपी, जेडीयू के सांसद चले तो नहीं जाएंगे बीजेपी में कि नीतीश बाबू फिर रह जाएंगे अकेले, क्योंकि 6 विधायक चले गए थे। सुन लीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए सर, वो ऐसे चिल्ला नहीं पाएंगे। जी जवाब ले लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सुप्रिया जी को बहुत ज्यादा चिंता है बिहार के डीएनए को लेकर। तो डीएनए प्रकरण में जिन्होंने जो बातें कही मैं याद नहीं दिलाना चाहूंगा, लेकिन बिहार की जनता ने डीएनए पर अपना निर्णय सुना दिया। सही, अब वो बीती बात है। अलायंस पॉलिटिक्स में अगर मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने कब कांग्रेस के खिलाफ क्या कहा, बसपा के साथ कब ये अलायंस में रहे कब नहीं रहे, पूरे देश में तमाम राजनीतिक दल, एक सेकंड, आप एक तो हम लोगों पर इतना कुछ बोलेंगी और जवाब ले। ठीक है सर, समय इतना ही है, माफ कीजिएगा, मुझे एक दूसरे में आप लोग सब बात रखने लगते हैं बारी में और इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपातकाल और संविधान, इसी को लेकर संसद में ये नया घमासान कहां तक जाएगा, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए, केजरीवाल की जमानत पर कल दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। लोअर कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। लोअर कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। ईडी ने जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और जब तक इस पर फैसला ना आ जाए तब तक अदालत की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई गई थी। तो कल दोपहर तक अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा। खबर बिहार से है, जहां पटना में प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स पर पुलिस ने लाठियां बरसाई हैं। प्रदर्शन कर रहे गेस्ट टीचर्स का कहना है कि पिछले 6 साल से वो इंटरमीडिएट कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे थे और अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। शिक्षक अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन उनका आरोप है बिना कोई बात किए लाठियां उन पर बरसा दी गई।